हेलो सर। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डीपीपी नंबर 3। ठीक है। तो इसमें कैसे अटेम्प्ट करना है, आप ड्राइव से डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी नंबर 3 उसके आंसर्स की मिल जाएंगे। फिर आप उस डीपीपी को क्या करेंगे, एक बार सॉल्व करिएगा, उसका आंसर मार्क करिएगा, आंसर चेक करिएगा, सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही होता है तो आप वीडियो को प्ले करके आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। और उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है सोल्यूशन देखने में, क्योंकि प्रॉपरली एक्सप्लेन होगा तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो डीपीपी नंबर 1 आप ओपन करिएगा। शुरुआत में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, हेलो स्टूडेंट। तो ये जो डीपीपी है, ये डीपीपी नंबर 3 है, जिसमें कैपेसिटर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप क्या करेंगे, पहले कॉपी में रिवाइज कर लीजिए कैपेसिटर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर्स। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे रिवाइज कर लेंगे, पेज पलट पलट के इंपोर्टेंट फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद इस डीपीपी के थ्रू जाइए, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर मैच कराइए, दूसरा क्वेश्चन फिर आंसर मैच कराइए, और जो नहीं समझ में आता है उसको वीडियो को प्ले करके आप देख लीजिएगा। ओके। तो देखिए, क्वेश्चन 1 ये क्या है, कंसीडर द टू इनफाइनाइट लार्ज प्लेट करंट carrying seat. Current per unit width is both seat is 1 upon root pi ampere per meter. If direction of current in both seat is same, then force per unit area on the each seat will be. करेक्ट, एक सीट इस तरीके से और एक सीट और ऐसे, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, तो ये सीट इसके पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा है बताइए। ठीक है। तो चलिए अटेम्प्ट करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग सीट बना लेते हैं। एक सीट ए है और एक सीट ए है, इनफाइनाइट लेंथ का सीट है, इसमें भी करंट ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें भी करंट ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये सीट इस पे पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा है। देखो, इसको निकालने का एक तरीका है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सॉरी मैग्नेटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक प्रेशर को की वैल्यू होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट कर रहा बी स्क्वायर अपॉन 2 मिनट, ये होता है। वैक्यूम में फॉर्मूला यूज किया जाता है, अगर वैक्यूम नहीं होता तो यहाँ सिर्फ म्यू लिखते हैं। तो मैग्नेटिक प्रेशर का फॉर्मूला 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और ये एनर्जी डेंसिटी का भी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक प्रेशर का फॉर्मूला सेम आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला सेम बनता है। ये वैक्यूम में यूज करेंगे, जहां वैक्यूम है वहां का प्रेशर निकालने के लिए इसका यूज करो। अब देखो, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे, तो ये ऐसे घेरेगा, देखो अंदर, और ये ऐसे घेर रहा है। सर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है, चेक करें। सेम करंट, बोथ सीट आर सेम, सेम। ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ये जो सीट है अगर ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर देगा, और ये सीट का करंट अगर ऐसे घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर कर देगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस बाहर के साइड में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से ऐसे, इसके वजह से भी ऐसे, सेम सेम है ना, सेम सेम है। तो दाहिने हाथ के फिंगर को घूमने के करंट के सेंस से फंसाइए, थंब बताएगा डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ भी क्रॉस से, यहाँ भी क्रॉस से, यहाँ पे फील्ड 0 है। देखो, अगर कोई पूछे यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ का प्रेशर P1 है, तो P1 इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, दैट P1 इज 1/2 बी स्क्वायर। यहाँ का फील्ड निकालना पड़ेगा, यहाँ का फील्ड कितना है,
अच्छा, एक सीट के वजह से जो फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, एक सीट की वजह से, दैट इज म्यू नॉट के बाई टू, म्यू नॉट के बाई टू, वेयर के इज करंट पर यूनिट लेंथ, के इज करंट पर यूनिट लेंथ। मतलब ना, अगर ऐसा सीट है, ऐसा सीट है, इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो इसकी यूनिट विड्थ पे कितना करंट है, दैट इज के। इसमें टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट पर यूनिट लेंथ इज के, लेंथ नहीं विड्थ, डी आई बाई डी डब्ल्यू, विड्थ इज के। और इसके वजह से भी यहाँ पे फील्ड यही आएगा। तो कोई पूछे इस पॉइंट पे नेट फील्ड बी कितना होगा, तो जो बी नेट की वैल्यू आएगी दिस इज ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ये भी सेंस, इसका भी सेंस देखो सेम है, तो यहाँ पे नेट फील्ड एडिशन होगी ना, तो एडिशन करेंगे तो ट्वाइस आएगा। तो जब ट्वाइस करेंगे बी वन का ट्वाइस, वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट के। अब उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो 1/2 बी के जगह पे म्यू नॉट के, तो म्यू नॉट के का होल स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट, देन P1 इज 1/2 म्यू नॉट इंटू के स्क्वायर। ये बन गया यहाँ का प्रेशर। अच्छा, यहाँ का प्रेशर P2 है। व्हाट इज P2? तो P2 इज 0, P2 इज 0, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो अगर B नहीं है तो प्रेशर 0 आएगा। तो यहाँ का प्रेशर 0 हो गया और यहाँ का प्रेशर आपको मिल गया इतना। तो इसके बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा P। वही इस सीट पे काम करेगा, इस सीट के यूनिट एरिया पे जो नेट फोर्स काम करेगा, वो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस होगा, नेट फोर्स। तो वो वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को घटा दो आपस में, तो 1/2 म्यू नॉट इंटू के स्क्वायर, दिस वन इज आंसर। इसमें से घटाया 1/2 म्यू नॉट, और के की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1/√पाई। देखिए 1/√पाई, तो यहाँ पे 1/√पाई लिखेंगे तो 1/पाई आएगा। म्यू नॉट कितना होता है, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू 1/पाई। इससे ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस वन इज आंसर 2 इंटू 10⁻⁷। आंसर इसी पर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात करना कि रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है। कोई बात नहीं, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लेते हैं भाई, फोर्स इस पे लगना है ना, तो करंट ऐसे जा रहा है, वैसे भी सेम सेंस का करंट है, सेम सेंस का करंट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसमें अट्रैक्शन बनेगा, तो अट्रैक्टिव बनेगा। दूसरी चीज आप इसको इससे भी समझ सकते हैं, इसके वजह से, इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, उसका सेंस ही आएगा, इसकी वजह से फील्ड, और करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, आई एल क्रॉस बी, आई और बी अंदर है, तो एल क्रॉस बी, थंब बताएगा डायरेक्शन, वो तो अंदर आ रहा है, इधर आ रहा है, उसके तरफ आ रहा है, मतलब इसके तरफ जा रहा है, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए, कंसीडर द टू यूनिफॉर्मली चार्ज कॉन्सेंट्रिक एंड कोएक्सियल रिंग ऑफ रेडियस r एंड 2r। कॉन्सेंट्रिक एंड कोएक्सियल रिंग है, रिंग r रेडियस का एंड 2r रेडियस का। The total charge on the inner ring is Q1 and outer ring is Q2. Both rings are revolving in same sense, the same angular velocity about its axis. If the net magnetic field at a distance r from the center of ring on the axis of ring is 0, then Q1 upon Q2. If the net magnetic field at the distance r from the center of ring on axis of ring is 0, then Q1 upon Q2 is. Both rings are revolving in the same sense with the same angular velocity about axis. ठीक है, रेडियस Q1 Q2, देखिए नोट कर लीजिए, टू यूनिफॉर्मली चार्ज कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियली r एंड 2r। तो इनर रिंग पे Q1 है, आउटर पे Q2 है, तो इसको मेंशन कर लो, इसको और ये किया वाला r। व्हाइट बोर्ड पे दोबारा चलते हैं। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, और सेंटर से r दूरी पे इस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 है, और दोनों का सेंस सेम है। क्या करेंगे हम लोग, अच्छा एक रिंग है,
इस रिंग में करंट अगर I फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस मान लीजिए R है, x दूरी पे फील्ड का फार्मूला कितना होता है बताइए? दैट इज म्यू नॉट n नंबर ऑफ टर्न इज 1 n I इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है x डिस्टेंस पे। तो P पॉइंट पे इसकी वजह से लिखेंगे। तो इसमें करंट मान लो I1 है, इसमें करंट I2 है। कन्वेक्शन करंट होगा। अगर ये चार्ज से घूम रहा है तो चार्ज के मूव करने से कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है, दैट इज I1 और इसमें I2। तो नेट फील्ड जीरो करना है तो जीरो बराबर क्या लिखेंगे? म्यू नॉट I1 आर स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस म्यू नॉट I2 इंटू इसका रेडियस 2r है ना बाहर वाले का, तो 2r का स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर पे लिख क्या आएगा? 4r स्क्वायर आएगा कि रेडियस 2r है प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 एंड दैट इज 0। अब इसको इधर भेजिए तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये इधर जाएगा तो बनेगा I1 अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 दैट इज माइनस 4I2 डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। अच्छा करंट है, जैसे कन्वेक्शन करंट। अच्छा कन्वेक्शन करंट की वैल्यू होती है QF, F इज द फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो इस पे चार्ज Q1 इस पे Q2 है, तो इस I1 पे क्या लिखूँ? Q1F तो यहाँ पे मैं लिखा Q1F। और I2 की जगह पे क्या लिखोगे? I2 की जगह पे क्या लिखोगे? Q2F, तो Q2 इंटू F। अब फ्रीक्वेंसी दोनों का एग्जैक्टली सेम है। क्यों सेम है दोनों की फ्रीक्वेंसी? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम दिया था ना, इसलिए। अच्छा एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे तो ऐसे मैंने लिख लिया, और सेंटर से कितनी दूरी पे ऐसा है बताइए? सेंटर से कितनी दूरी पे है? r डिस्टेंस पे ना, r डिस्टेंस पे, मतलब x r के बराबर है। तो यहाँ पे r लिखेंगे तो कितना आएगा? 2r स्क्वायर, तो Q1 अपान 2r स्क्वायर में। अच्छा Q1 Q2 का रेशियो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ से आएगा 2r स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसका ना स्क्वायर करो तो बनेगा Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3, स्क्वायरिंग में बनेगा 16 Q2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। हाँ तो x की जगह पे r रखना, x की जगह पे r रखोगे तो बनेगा 2r स्क्वायर, पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा, दैट इज Q1 के स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 16 Q2 का स्क्वायर डिवाइड बाई r रखेंगे यहाँ पे r तो बनेगा 5 का पावर 3, दिस वन इज 125। इसको इधर भेजा तो बनेगा Q1 अपॉन Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 16 इंटू 8 ना डिवाइड बाई 125। तो इससे वैल्यू आएगा Q1 अपॉन Q2 इज माइनस साइन इसकी रेशियो पूछे Q1 अपॉन Q2। कंफर्म है यही आंसर है, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। वही आ रहा है 8√2 यहां से बनेगा डिवाइड बाई 5√5, द आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैज शेप ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R, जिसका रेडियस R है और ये लेंथ L है, सेमी सिलेंडर है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज shown in the figure, the thickness of conductor is T, the conductivity of its material vary with the angle theta, conductivity vary कर रहा है regard to this one, the battery of E is connected across the end of phase, the magnetic induction at midpoint O on the axis of semi cylinder is।
ठीक है। तो चलिए, इसमें जो चीज़ याद रखनी है कि याद रखनी है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, ये वाला लेंथ, सिलेंडर का लेंथ जो है जिस लेंथ से, और कंडक्टिविटी इससे वेरी कर रहा है, बैटरी ऑफ ईएमएफ अप्लाइड है इसके बीच में। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन, तो कोई क्या करें। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इस तरीके से बताता हूँ तुम्हें। जानते हो ये ऐसे है, और ये सरफेस इस तरीके से जा रहा है, ऐसे, और ये लेंथ एल के बराबर है। रेडियस आर है, और जो सिग्मा वेरी कर रहा है दैट इज सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो देखो, अगर इसके बीच से तूने बैटरी लगा दी तो करंट कैसे फ्लो करेगा। करंट अगर तुमने बैटरी को कैसे लगाई है, अक्रॉस एंड फेस, एंड फेस अक्रॉस द सेमी सर्कल क्रॉस सेक्शन, सेमी सर्कल क्रॉस सेक्शन, मतलब ना वो सेमी सर्कल क्रॉस सेक्शन ऐसे नहीं लगा हुआ है, बैटरी ऐसे लगा हुआ है इस तरीके से। तो फिर ये करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा इस तरीके से सरफेस पे। अगर इस तरीके से सिलेंडर है, अगर ऐसा सिलेंडर है तो करंट अब ऐसे सरफेस पे ऐसे फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से करंट फ्लो करेगा सरफेस पे, फिर ऐसे घूमते हुए आ जाएगा। दैट इज ईएमएफ ई है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है, गुड। अच्छा, इसमें ना ये बहुत सारे रेजिस्टेंस, इनके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा, इसके इसके बीच का। तो ये बहुत सारे एक स्ट्रेट वायर्स ऐसे रजिस्टर्स होंगे, मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स हैं ऐसे जो आपस में पारली कनेक्टेड है, और बैटरी ऐसे कनेक्टेड है ई की। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा कितना होगा, उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस अलग अलग है बिकॉज ऑफ कंडक्टिविटी अलग अलग है। और इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस, ये वाला थिकनेस टी है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेंटर से थीटा एंगल पे जाएंगे और डी थीटा के स्ट्रीक लेंगे, और इस स्ट्रीप का रेजिस्टेंस निकालेंगे, और स्ट्रीप यहां तक होगा, इस एंड तक। तो ये जो रेजिस्टेंस आएगा इसकी वैल्यू होगी दैट इज डी आर, रो एल अपानी होता है, मतलब 1 अपान सिग्मा रो एल अपान ए। तो एल ये लेंथ करंट का फ्लो का, डिवाइड बाई ये वाला एरिया चाहिए, वाला एरिया चाहिए। ये एरिया किससे आएगा, इसका थिकनेस टी के बराबर है ना, और ये लेंथ कितना बनेगा आर थीटा, अगर इसका रेडियस आर है तो ये एंगल डी थीटा है, तो कोई पूछे ये लेंथ कितना बनेगा, ये लेंथ आर डी थीटा, सर ये तो टी है, ये लेंथ बनेगा आर डी थीटा, मतलब ऐसे बन रहा है। तो दिस थिकनेस इज टी एंड दिस वन इज आर डी थीटा, ये आर डी थीटा है, ये टी है, इसके एरिया क्या आएगा, एरिया जो आएगा दैट इज टी इंटू आर डी थीटा। तो मैंने इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन चूंकि सारे सारे पैरेलल हैं तो कैसे जोड़ोगे, 1/dr का सिग्मा समेशन करोगे, इन्वर्ट चलेगा ना, इन्वर्ट, क्योंकि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसको कर दो इन्वर्ट, तो ये बनेगा सिग्मा टी आर
अपान एल इंटू डी थीटा, और सिग्मा के पे क्या लिखोगे, सिग्मा नॉट कॉस थीटा, तो बनेगा सिग्मा नॉट टी आर अपान एल इंटू कॉस थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट, और ये आएगा 1 अपान आर, ठीक है। तो ये आएगा कॉस का इंटीग्रेशन, ये बनेगा -π/2 से π/2। इसमें थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक था? अच्छा, थीटा वर्टिकल से तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो -π/2 से π/2, क्योंकि इसका इधर -π/2 बनेगा, इधर +π/2 बनेगा। अगर बीच में है तो इधर -π/2, इधर +π/2, तो ये बनेगा sin θ/2, इससे 1 1 2 बनेगा, तो इससे 1 अपान आर की वैल्यू हो जाएगी, 1 अपान आर की वैल्यू दैट इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा नॉट टी आर डिवाइड बाई एल बनेगा, 1 अपान आर। तो व्हाट इज आर, दैट इज एल अपान ट्वाइस ऑफ सिग्मा नॉट टी इंटू आर। ये बन गया रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम का। लेकिन हाँ, इसको निकालने की जरूरत क्या थी? पूरा करंट निकालोगे तो भी गलत हो जाएगा। रीजन ये है क्योंकि फिर तो करंट भी तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? मतलब इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी, नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, सिर्फ तुम्हें इतना ही रहने जाना चाहिए था, इसे हटा दो। मैग्नेटिक फील्ड भी तो अलग अलग है, दिक्कत इस चीज की है ना। अगर टोटल करंट पूछता तो फिर इंटीग्रल का रेजिस्टेंस निकालते, प्रॉब्लम तो यहीं पे आ गया। अब कोई पूछे कि इस छोटे से स्ट्रिप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस स्ट्रिप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज डी आई। डी आई किससे आएगा, ईएमएफ को डिवाइड कर देंगे इस रेजिस्टेंस डी आर से, तो बनेगा एल इंटू सिग्मा टी आर डी थीटा। सिग्मा की वैल्यू प्लेस करोगे, सिग्मा नॉट कॉस थीटा, तो बन गया ईएमएफ सिग्मा नॉट टी आर कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय एल। ये बन गया करंट दिस स्ट्रिप। इस करंट को बन गया, और ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। अब इस पूरे डायग्राम को तुम इधर से देखो, इधर से देखो, तो डायग्राम तुम्हें एक सेमी सर्कल नजर आएगा जो कि ऐसा होगा। बनाता हूं, देखो सेमी सर्कल होगा। 1 सेकेंड, वेट करो थोड़ा सा, 1 सेकेंड। ऐसा होगा, ऐसा। और वर्टिकल से थीटा एंगल पे गए हो तो, और जो डी थीटा की स्ट्रिप ली हो, ये स्ट्रिप डी थीटा का, जो डी थीटा का तुम स्ट्रिप ली हो, इसका करंट तुमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, जब इधर से देखोगे तो करंट तुम्हें अंदर अंदर नजर आएगा, यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देना। इधर भी करंट क्रॉस से ही होंगे, सब करंट क्रॉस से होंगे, और इस करंट की वैल्यू है डी आई। अब हम बात करेंगे, अच्छा सिमेट्री से जितना करंट यहाँ पर होगा उतना ही करंट यहाँ पर होगा। अच्छा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की वजह से यहाँ पे कितना किधर आएगा फील्ड, ये करंट अंदर जा रहा है, अंदर। इस पॉइंट को घेरो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इस करंट से घेरोगे, तो इस करंट से इस करंट को इसको घेरो, इस पॉइंट को इससे घेरो, तो घेरोगे ऐसे ना, इधर से जाते हुए ऐसे, और दाहिने हाथ के फिंगर को फंसा दो, थंब बताएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस लाइन पे नॉर्मल है ऐसे, दैट इज डीबी, क्योंकि करंट डी आई है, ये हमारा एंगल थीटा है। तो सिमेट्री अगर ऐसे आएंगे इस तरीके से, इस क्रॉस की वजह से, इस क्रॉस से तुम इस पॉइंट के घेरो, तो ऐसे घेरोगे, दाहिने हाथ के फिंगर को घेरोगे ऐसे आ गया इधर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पे नॉर्मल बनेगा और बनेगा ऐसे, इस तरीके से। अच्छा, इसका डायरेक्शन दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर वेक्टर। तो आर वेक्टर ऐसे है, और डीएल वेक्टर अंदर की ओर है, अंदर की ओर करंट का डायरेक्शन होता है डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर अंदर की ओर है, आर वेक्टर ऐसे है, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर आ गया इधर। फिर ये डीएल अंदर की ओर है और आर वेक्टर ऐसे 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 उस पॉइंट की तरफ होता है, ये डीएल इधर, तो डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट इधर आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इस डायग्राम को मैं हटाता हूँ और रिजल्टेंट का हम हेल्प लेंगे, ठीक है, समझने के लिए। देखिए
अब देखिए इस पॉइंट का डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे। इस पे परपेंडिकुलर दिखाएंगे ऐसे। अच्छा अगर ये थीटा है, वर्टिकल से 90 है तो 90 थीटा, एक तो बनेगा थीटा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बनेगा। तो इसका जो फील्ड आएगा ना, इसका फील्ड भी ऐसे आ रहा है, और ये वाला एंगल थीटा था, तो ये 90 है पूरा, तो बनेगा 90 थीटा, ये है 90 तो बनेगा थीटा। इसका मतलब जो नेट फील्ड आएगा, अगर ए बी डी बी है तो ए बी डी बी के बराबर है, ओ बी डी बी के बराबर है। तो जो नेट फील्ड आएगा, नेट फील्ड वो एक्स के डायरेक्शन में आएगा, डी बी कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा, दिस वन इज 2 डी बी कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे, ये जो डी बी आया ना, अच्छा डी आई, अब डी बी भी तो इंपॉर्टेंट है, डी बी कितना आएगा, तो ये इन्फानाइट लेंथ का वायर बोलोगे इसको, ये इन्फानाइट लेंथ का वायर है, इन्फानाइट लेंथ का वायर है। तो इस इन्फानाइट लेंथ के वायर की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। दिस वन इज 2 म्यू नॉट आई की जगह पे डी आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये दूरी आर है, 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू कॉस थीटा जाएगा। डी आई मल्टीप्लाई करो यहाँ से, दैट इज एप्सिलॉन सिग्मा नॉट टी आर अपॉन एल कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये कॉस थीटा यहाँ पे आके स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा, स्क्वायर बना देगा। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट अगेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 डी एक्स, तो ये नेट वी एक्स आएगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, मैं अभी बताता हूँ। ओके तो मैंने इस बार कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया था, और मिस्टेक मुझसे ये हुआ था कि जब मैं इस ट्वाइस को लिया था, डीबी किया था, ऐसे ऐसे था, तो जब मैंने इधर वाले की वजह से डीबी लिया था और इधर वाले की वजह से भी डीबी लिया था, तो जब रिजल्टेंट करोगे, निकालोगे, और उसके लिए मैंने डबल कर दिया था, यहाँ पे डबल कर दिया था, तो फिर जब लिमिट चलाओगे तो लिमिट कहाँ चलाओगे, जीरो से चलाओगे थीटा तक ना, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी इधर कवर हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, जीरो से इंटीग्रेट करेंगे, इसको जीरो से, तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा बाई 2 माइनस दिस। अब इसमें लिमिट जब ये प्लेस करोगे, तो जब पाई बाई 2 प्लेस करोगे तो वैल्यू बनेगी पाई बाई 4, ये जीरो आएगा, जीरो ये कांस्टेंट आएगा, जब जीरो प्लेस करोगे तो जीरो जीरो सी सी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा पाई बाई 4 इंटीग्रेशन, उठा के यहाँ पर रखो पाई बाई 4, तो 2 से 2 कटा, बन गया आर से आर भी कट जाएगा, बनेगा म्यू नॉट साइलन सिग्मा नॉट टी अपान पाई बाई 4 है ना, तो पाई अपान 4 का टर्म नीचे आएगा, फिर पाई रहेगा और एल रहेगा, फिर पाई से पाई भी कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, पाई कटेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन सिग्मा नॉट टी अपान 4 इंटू एंड दिस वन इज आंसर, जो कि आपको दिख रहा है ये आंसर। तो ये आंसर देखिए आपको दिख रहा है, 4 का टर्म दिख रहा है, 4 बी पार्ट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में कह रहा है कि इन द सोन circuit all the capacitor are identical and having the capacitance C microfarad each, सबका C है, each resistor has resistance R, सबका resistance R, an ideal cell of EMF V is connected as shown, then the magnitude of the potential difference across the capacitor C3 in steady state, इससे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए तो मैं यहीं पे भी सॉल्व कर सकता हूँ इजीली, देखिए कैसे, भाई स्टडी स्टेट पे इस बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट तो ऐसे फ्लो करेगा और ऐसे फ्लो करेगा, इससे तो करंट फ्लो करने वाला नहीं है। तो चलो इससे कितना करंट फ्लो करेगा, इससे जो करंट फ्लो करेगा, ये में पोटेंशियल ड्रॉप भी है ना, पोटेंशियल ड्रॉप देखिए भी के बराबर है और इसके बीच का डिस्टेंस 3R है, तो करंट क्या आएगा, V अपान R आएगा, 3R आएगा। सिमिलरली ये भी करंट क्या आएगा, V अपान 3R आएगा। क्यों, क्योंकि इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस V अपान 3R है और इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, रेजिस्टेंस R है, तो करंट आएगा V अपान 3R।
अब क्या करो ना, अब एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल लिखते हैं। लेट्स दिस पोटेंशियल इज 0, तो यहाँ तक 0 आएगा, 0। अच्छा, कोई पूछे इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा इसका, तो करंट इसमें V/3R है, तो करंट को अगर R में मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा ना, तो V/3R इंटू R कर दो तो आ गया V/3। मतलब इसका जो पोटेंशियल होना चाहिए ना, इसका पोटेंशियल दैट इज V/3 आ गया। अच्छा, कोई पूछे इसका पोटेंशियल कितना है, अच्छा इसका 0 है तो इसका V बनेगा, तो इसका V बनेगा, यहाँ तक पोटेंशियल V बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस V/3 है तो इसके भी टर्मिनल का V/3 होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल V है तो इसका कितना होगा, V में से V/3 घटा दो ना, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट इज 2V/3। क्यों भाई, करंट है V/3R इंटू R मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू R करोगे तो V/3 आएगा, इसका पोटेंशियल V है तो V में से V/3 घटा दो तो आ गया 2V/3, मिल गया इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल मिल गया। सिमिलरली इसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, अगेन V/3R जा रहा ना, और उसका इसका पोटेंशियल भी है इस पॉइंट का, तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, V/2V/3 बनेगा। अब क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, चलिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। मैंने ऐसा कैपेसिटर बना लिया, एक कैपेसिटर ऐसे बना लिया, एक कैपेसिटर ऐसे बना लिया। इसका पोटेंशियल कितना है, V/3, इसका पोटेंशियल कितना है, 2V/3, इसका पोटेंशियल कितना है, 2V/3। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप बताइए, तो मान लिया यहाँ पोटेंशियल V1 है, ठीक है, चलो सिमेट्री का यूज करेंगे, नहीं अच्छा मुझे ये बताओ, V1 तो V1 अगर निकल गया तो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है ना। तो एक चीज और है यार, जब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सिमिलर है तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या आना चाहिए, चलो इसमें चार्ज का एक्यूमुलेशन 0 कर देता है, इधर से चार्ज का फ्लो, इधर से चार्ज का फ्लो, इधर से चार्ज का फ्लो 0 करेंगे, भी निकालने के लिए पढ़े तो है, ऐसा क्वेश्चन दिया तो क्या था, इसका पोटेंशियल पता होता है, इसका पता, इसका पता होता है, इसका पोटेंशियल बताइए और इसका चार्ज बताइए, तो चार्ज एक्यूमुलेशन 0 कर देते हैं, याद आ रहा है, कोई बात नहीं। कैपेसिटेंस C है मान लो, तीनों का सेम है, क्या लिखोगे, Q बराबर C इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस 2V/3 माइनस V1, 2V/3 माइनस V1 इस पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस अगेन इसका चार्ज फ्लो इधर से Q बराबर C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें से घटाओगे तो ट्वाइस बन जाएगा, तो ये भी और ये भी तो एक बार जोड़ोगे तो ट्वाइस कर लोगे, फिर इधर से चार्ज का फ्लो दैट इज C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V/3 में से V1 घटा, एंड टोटल सम इज 0। अच्छा C से C कट जाएगा, यहाँ से V का भी यहाँ से आएगा 4V/3 माइनस 2V1, और यहाँ से क्या आएगा V/3 माइनस V1 इज 0, इससे आएगा 3V1 इज इक्वल टू 2V1 प्लस V1, 3V1 इक्वल टू, इसको इसमें जोड़ो तो 4 प्लस V 5V/3, देन व्हाट इज V1, इट इज 5V/9। तो कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो इसका है 5V/9, इसका है V/3, तो 5V/9 माइनस V/3 कर दो, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करो, इट इज 2V/9, द आंसर इज 2V/9, सी पार्ट दैट इज आंसर। तो मैंने क्या किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से, करंट इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से मैंने इसमें करंट निकाला, इसमें करंट निकाला, फिर नोडल मेथड के सहायता से इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल निकाला, मतलब तीनों का पोटेंशियल निकाल दिया, तो फिर इस सर्किट को अलग करके हमने किरचॉफ कैपेसिटर में जो किरचॉफ वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसे सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 बल्ब B1 B2 B3 B4, ये टोटल कितने बल्ब हैं, B1 B2 B3 B4 B5, each of the rating of इतना and B5 of the rating of इतना, connected as shown, total power consumption by all bulb is, total power consumption बताना है ना। अच्छा B5 को छोड़ के, B5 को छोड़ के, B5 क्योंकि बाकी सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस R मान लो, इसका भी R मान लो, इसका भी R मान लो, इसका भी R मान लो, इसको मान लो R1 है। अब क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकाल लिया ना, तो पावर क्या आएगा, द पावर इज V स्क्वायर
भी कितना है 200 का स्क्वायर अपन आर इक्विवेलेंट इस पावर v स्क्वायर बाई आर। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है तो सेम पोटेंशियल मेथड का हेल्प ले लो, क्योंकि सर्किट में बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग इन जनरल सेम पोटेंशियल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो सेम पोटेंशियल का यूज कैसे करें बताओ। अच्छा, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में होंगे, सेम पोटेंशियल को इसको नंबर 1 दे दो तो यहाँ तक 1 जाएगा, यहाँ तक 1 जाएगा, इसको 2 दो तो इसको भी 2 जाएगा, इसको भी 2 जाएगा। अच्छा देखो तो ये 1 2 है, ये भी 1 2 है, ये भी 1 2 है, ये भी 1 2, ये सारे बल्ब एक दूसरे के पैरेलल है। तो कितना है देखो, ये आर ई आर पैरेलल सीरीज में तो 2R बनेगा। देखो 1 2, ये भी 1 2 है तो B3 R है ना, फिर 1 2 तो 1 लिखो फिर 2 लिखो, भी R है। अच्छा इसका ये भी R है 1 2, ये भी बना लो R। और एक और रेजिस्टेंस है कौन सा, कितने हो गए 4 ही हो गए, और ये 1 2 ये भी पैरेलल है, R1 भी पैरेलल है। और इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है कितने का 200 वोल्ट का। अब देखो तो ये 2R ER सब पैरेलल है, कितना आएगा बता सकते हो, नेट आर इक्विवेलेंट सबको जोड़ दो और क्या, तो 1/R की जो वैल्यू बनेगी दैट इज 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R1। अच्छा आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना और उठा के यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा। अब आर की वैल्यू बता दे रहा कितना आएगा, ये वाट पावर रेटिंग है तो v स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू पावर रेटिंग होता है, v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू पावर रेटिंग। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, तो जो आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू तो इस आर को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो v स्क्वायर अपान पी आर, तो v 200 वोल्ट है अपान पावर 60 है, तो 200 का स्क्वायर बाई 60, दिस वन इज आर। ऐसे ही R1 निकालेंगे, R1 क्या आएगा v का स्क्वायर, v कितना 400 वोल्ट, 400 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई 120। ठीक है, इससे R आ गया, R1 आ गया, उठा के रख देना, इसमें R इक्विवेलेंट आएगा, उठा के इसमें रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बात है, कह रहा है इफ एन आइडियल say life 5 volts shown in the figures give a power of 10 watts, find the power consumed by the resistor 2 ohm and 1 ohm। इससे और इससे कितने का पावर कंज्यूम हो रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहीं पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग भाई, ये 10 वाट का पावर, तो पावर क्या होता है, बैटरी का पावर होता है पावर इक्वल्स टू EMF इंटू आई। तो इसमें करंट मान लो I1 है, करंट I1 है, तो बैटरी का पावर क्या आएगा 5 इंटू I1, बैटरी का पावर होगा दैट इज 10, व्हाट इज I1 इज 2, भाई 5 इंटू I1 किया, आ गया कितना पावर P इंटू आई एंड दैट इज 10 वाट, I1 इज 2 आ गया। अब इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा 7 एम्पियर, इसमें 7 एम्पियर करंट जाएगा। अब कोई पूछे 2 ओम का पावर कितना आएगा, तो 2 ओम का जो पावर आएगा आई स्क्वायर आर, तो 2 ओम का करंट कितना I1 इज 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर इज 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 8। सिमिलरली पीछे 1 ओम में कितने का पावर आएगा, इस 1 ओम में तो आई स्क्वायर इंटू आर, आई कितना 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू आर इज 1 दैट इज 49, तो 8 और 49 आएगा, दैट इज बी पार्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कह रहा है कि 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल बैटरी ऑफ 50 वोल्ट्स, सर्किट इज इन स्टडी स्टेट, देन करंट इन द वायर AB, इस AB में कितना करंट फ्लो करेगा अगर पूरा सिस्टम स्टडी स्टेट में चल रहा है तो। ठीक है, तो ये 50 वोल्ट है ना, ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब ये इसके साथ सीरीज में है, नहीं देखो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, इसके बीच का पोटेंशियल बराबर आएगा, तो ये दोनों पैरेलल, इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर आएगा, तो ये दोनों पैरेलल, और ये पूरा इसके साथ सीरीज में नहीं। तो चलो पहले करंट निकाल लेते हैं।
इस पूरे को तुम चाहो इसको तो ऐसे लिख सकते हो, ये 50 वोल्ट है, ये 1 और 3 पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, दैट इज 3/4। तो ये रेजिस्टेंस आ गया 3/4 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया 3/4 ओम। वैसे ये 2 और ये 4 है, तो इक्विवेलेंट निकालो, तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, दैट इज 6, 4/3। तो ये रेजिस्टेंस आ गया 4/3 ओम। अब ये करंट निकाल लो, दैट करंट आई इज, तो दिस करंट आई इज इक्वल टू 50 वोल्ट बैटरी डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो जोड़ के आएगा 3/4 प्लस 4/3, तो कितना है बताओगे, 3/4 प्लस 4/3, दैट इज 3 3 9, तो 16, 25/12 आएगा, नहीं तो 25/12 कर दीजिए यहाँ पे, तो आ गया कितना, 50 24 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, दिस इज 24 एम्पियर। अगर यहाँ से 24 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका अगर मैं पोटेंशियल जीरो मान लें, लेट्स दिस पोटेंशियल इज जीरो, यहाँ तक जीरो है, कुछ यहाँ का पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है, करंट को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से, तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 4/3 किसे मल्टीप्लाई कर दो, इसका पोटेंशियल अगर v है, लेट्स दिस इज v, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v माइनस जीरो इज v, तो v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी i इंटू आर, और i कितना है 24 है, और r कितना है वहाँ पे 4/3 है, देखो इसमें करंट i फ्लो कर रहा है कितने का, 24 का, रेजिस्टेंस है 4/3 का, तो e कितना आएगा, 32, यहाँ इसका मतलब हो गया कि यहाँ का पोटेंशियल तुम 32 लिख सकते हो, और यहाँ का पोटेंशियल तुम जीरो लिखोगे, तो बन गया जीरो, यहाँ का 32, तो लिख लो 32, लिख लिया 32। अच्छा, यहाँ का कितना होगा, अगर यहाँ का जीरो पोटेंशियल है और ये 50 है, अगर ये 50 है तो यहाँ क्या आएगा, 50 आएगा, दैट इज 50। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है निकालेंगे, फिर ये करंट आ जाएगा। तो व्हाइट बोर्ड पे चले जाए, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे मैं ऐसे दिखा रहा था, 1 ओम है, ये 3 ओम है, कितना था, 2 ओम है, सॉरी डिफरेंस 2 ओम, और इसका पोटेंशियल था जीरो, इसका पोटेंशियल था 32, इसका पोटेंशियल था 50। अब पूछ रहा था कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, लेट्स दिस करंट इज I1 and this current is I2। So what is I1? I1 is potential difference 50 minus 32 divided by resistance 1, it is 18। सिमिलरली हम लोग I2 निकालेंगे, 32 है, ये 0 है, सेपरेट कर दो, डिवाइड बाई 2 ओम, दैट इज 16। तो इधर से आ रहा है 18, इधर से आ रहा है 16, तो इसमें कितना जाएगा, दैट इज 2 एम्पियर। देखो ये 18 है, यहाँ पे 18 आ रहा है, 16 यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या आएगा 2 एम्पियर, तो आंसर इज 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, देखिए 8 में कह रहा है द 3 बैटरीज आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, इस तरीके से कनेक्टेड है, ये रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर, इसका रीडिंग बताना है। ओके अच्छा, अगर ये आइडियल एमीटर है, अगर ये आइडियल एमीटर है तो आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, पोटेंशियल ऐसा होगा। अब एक काम करते हैं, इस डायग्राम को उठा के व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं। ये 1 ओम 3 वोल्ट है, 1 ओम 3 वोल्ट, 1 ओम 4 वोल्ट, 1 ओम 4 वोल्ट, नीचे वाला 4 वोल्ट और ऊपर वाला 3 वोल्ट, 3 एंड 4 वोल्ट के हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
इनका पोटेंशियल इक्वल है ना, 0 volt, 0 volt and 0 volt. Let's this potential is 4. अब 3 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का है, this one is 3 volt, 4 volt, this one is again 4 volt, बट ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, इसको भी नॉट मान लो, इसका पोटेंशियल ये भी 1 ओम का है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, लेट्स ऐसे, इसमें करंट मान लो I2 फ्लो कर रहा है, मानने में क्या जाता है, इसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे नेट करंट का एक्युमुलेशन क्या होगा, 0। अच्छा ये 0 वोल्ट का, ये 3 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे है, तो ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, -3। यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा -3, यहाँ का। कोई पूछे यहाँ का कितना होगा, आरो आरो, ये 0 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, पापा पढ़ा रहे बेटा, ये 0 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, यहाँ कितना आएगा, -4। अब इस पे करंट एक्यूमुलेशन 0 करो। अच्छा इधर करंट फ्लो कर रहा है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, इधर, तो नेट सम 0 करो। अच्छा ये वाला करंट कितना आएगा, ये वाला करंट दैट इज V0 में से माइनस से घटा दो, दैट इज V0/3 एंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1, प्लस इधर से इधर कितना करंट फ्लो करेगा, तो V0 में से -4 घटा दो, तो V0 + 4/1 प्लस ये V0 है -4 है, तो इधर कितना करंट फ्लो करेगा, तो V0 में से -4 घटा दो, तो +4/1 दैट इज 0। सारी डिस्टेंस 1 ओम 1 ओम 1 ओम है, ठीक है। तो यहाँ से V0 की जो वैल्यू आएगी दिस इज 4 + 4 + 3, 8 3 11 -11 बनेगा। अच्छा तो कोई पूछे करंट I1 कितना है, तो दिस करंट I1 इज दिस वन। ओके तो I1 दिस करंट इज I1, व्हाट इज I1, I1 इज दिस करंट, तो V0 की जगह पे तो -11 रखोगे, कितना आएगा -8। I2 इज व्हाट, V0 पे -11 रखो 11, तो कितना आएगा 7। I3 इज व्हाट, अगेन -7, ये तो I3। अब इस सर्किट को ना दोबारा बनाते हैं, ठीक है, और ये I1 है, रिपीट कर रहा हूँ, ये I2 है, I3 है, और ये माइनस माइनस आ रहा है, मतलब करंट उल्टा दिखाएंगे, ऐसे करंट दिखाएंगे, लेकिन सारे का सम 0 क्यों नहीं हो रहा, ये 0 तो -3, ये 0 तो -4, ये 0 तो -4। अच्छा ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कितना, V0 में से ये घटाएंगे, अपन 1 करेंगे, ठीक है। ये वाला करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, तो हम 0 करेंगे। ओके तो हमने कैलकुलेशन गलत कर दी है, देखिए V0 जो आएगा दैट इज -11/3 आएगा, तो 3 आएगा ना, V0। अब देखो अभी -11/3 यहाँ रखोगे, तो ये कितना बनेगा, -11 + 3 9, -2/3 बनेगा, -2/3। सिमिलरली अब इसको रखेंगे I2 V0/4, तो V0 कितना -11/3 + 4, तो 4, ये 1/3 बनेगा। सिमिलरली ये भी 1/3 बनेगा। अब हम लोग नया सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अच्छा ये I1 है, I1 का नेगेटिव आना इस बात का, और ये दोनों करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, और ये दोनों तो ऐसे ही फ्लो कर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आ गया। अब चलिए अब मैं इस डायग्राम को हटाता हूँ, ठीक है, और एक नया डायग्राम बना के इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए बस आपको वैल्यू याद करना है इस तरीके से, देखिए ये वाला माइनस साइन था, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है 2/3,
ये वाला करंट 1/3 है, ये करंट कितना है 1/3 है। अब एमीटर ऐसे लगा हुआ ना, इस तरीके से ऐसे, ये एमीटर ऐसे है और ये एमीटर ऐसे है। अच्छा देखिए, इधर से मान लो इसमें करंट I1 है, मान लो इसमें करंट कितना होगा बताइए। अगर इधर से I1 जा रहा है, इधर 2/3 चला गया, तो इसमें कितना फ्लो करेगा, I1 माइनस 2/3 इसमें फ्लो करेगा। अच्छा, इसमें I1 2/3, इधर से I/3 आ रहा है, तो इसमें कितना फ्लो करेगा, I/3 इसमें जोड़ दो, तो दिस इज I1 माइनस 1/3 इसमें फ्लो करेगा। इधर से इतना आ रहा है, इधर से I/3, तो इसमें कितना फ्लो करेगा, I1 फ्लो करेगा। नाउ ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में ना जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें ये बता रहा है कि इस एमीटर करंट I1 होगा, इसका I1 माइनस 2/3 होगा, और इसका जो है वो I1 माइनस 1/3 है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में जब आया था, तो ये जो अमीटर है वो, इसमें से कोई एक अमीटर को कहा गया था कि ये रियल अमीटर है। तो तुम्हें देखना कि इसमें सेटिस्फाई कौन कर रहा है सारे ऑप्शंस में से। तो 1/3 1/3 और ये जो अमीटर्स हैं, इसमें से किसी एक को कहा गया था कि ये एक रियल अमीटर है, रियल अमीटर है। सपोज करो A2 एक रियल अमीटर होता, रियल अमीटर, रियल अमीटर। तो अगर A2 रियल अमीटर है तो इसका करंट हो जाएगा 0, तो बच गए ये और ये। तो उसे चेक कर लो कि कौन सा आएगा। तो अगर A2 0 हो गया, मतलब A2 अगर 0 है, तो बताता हूँ, अगर A2 तो ये है, अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब I1 क्या आ गया, I/3 1/3, तो हो गया 1/3। और यहाँ पर अगर 1/3 रखोगे तो 1/3 माइनस 2/3, दिस इज 1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, तब ये 0 होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर इज व्हाट, जो कि सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें लिखा गया था कि A2 इज रियल एमिटर्स, ये मानते हुए सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द टाइम व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर ड्रॉप the 37% of the value just after the switch SW is closed. SW is closed. ड्रॉप रजिस्टर क्रॉस वोल्टेज कब 37% ड्रॉप करेगा। तो ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट लिखो ना, इसका तुम इक्विवेलेंट लिख लो, दोनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट क्या आएगा C/2, और ये इसके साथ पैरेलल आ गया, C प्लस C/2 कितना आएगा, दैट इज 3C/2, और C को उन्होंने 1 दिया, देखो 1 दिया है, तो 1 उठा के यहाँ पर रख दो, दैट इज 3/2। अब सर्किट दोबारा बनाते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 100 किलो है, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा दो, दैट इज 3/2 माइक्रो फैराड, और यहाँ पे लगा दो बैटरी। अच्छा, इनिशियली इसका वोल्टेज 0 होगा, इसका वोल्टेज V होगा, इसका V होगा। अगर इसका EMF वोल्टेज V है तो इसका EMF E है, इनिशियली इसका E होगा और इसका 0 होगा। ठीक है, कैपेसिटर इनिशियली पोटेंशियल 0 देता है। जब 37% ड्रॉप करेगा, इसका वोल्टेज 37% ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब इसका 37% इंक्रीज कर रहा है ना, 37% इंक्रीज कर रहा है, तो कितने टाइम में 37% इंक्रीज कर जाएगा, इसका वोल्टेज 37% कितने टाइम में इंक्रीज कर जाएगा। ओके, 37% इंक्रीज करना है, मतलब है तो चार्ज का फंक्शन देख लेते हैं ना। तो चार्ज का फंक्शन क्या लिखते हैं, Q बराबर, अच्छा इसका वोल्टेज ड्रॉप करना 37%, Q बराबर क्या होता है, Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपन टाउ सी होता है। डिफ्रेंशिएट करो, आई बराबर क्या आएगा, आई नॉट, डिफ्रेंशिएट करोगे तो Q0 अपन टाउ सी बनेगा, दैट इज आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपन टाउ सी बनेगा। अब इसका जो वोल्टेज 37% ड्रॉप किया,
इसका वोल्टेज 37% ड्रॉप किया, मतलब इसका ड्रॉप टू नियरली 37% है ना, ठीक है 37% तक ड्रॉप कर जाए। तो 37% तक ड्रॉप करने का मतलब है इसका 37% ड्रॉप करे, मतलब इसका 63% इंक्रीज करे। तो 63% कितने में इंक्रीज करता है, वन टाइम कांस्टेंट में। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, आर सी। आर कितना है देखो, सर्किट का आर है कितना, रखो आर इंटू सी। सी कितना 3/2 माइक्रो है ना, तो 10⁻⁶ करो, इससे कितना आएगा, तो 1.5 0.15 सेकेंड। तो आंसर इज ए पार्ट। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना जा रहे हैं आज का। ये कह रहा है कि ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 0.1 ओम इतना, एंड ई इज द अननोन ईएमएफ ऑफ बैटरी टू द मेजर्स। ई कांट बी, तो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहा हूं कि 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है, इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना आएगा, इस लेंथ का पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा 100 इंटू 0.09, दिस मीन्स 9 ओम। ठीक है, और ये अरेंजमेंट ऐसा होता है ना कि पूरा करंट इसी में फ्लो करता है, ऐसे जो एलिमेटर करंट 0 होता है। तो अगर ऐसे फ्लो करता है तो फिर पूछिए इसका करंट कितना है, इसका करंट, दैट करंट इज आई, देन आई इज ईएमएफ इज 10 वोल्ट। इस सर्किट का जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट है, अपन नेट रेजिस्टेंस ये 1 ओम और 9 ओम, ये टोटल कितना हो गया 10 ओम, दिस मीन्स 1 एम्पियर। बैटरी टू मेजर्स, E can't be measured using the potentiometer shown। E को इस पोटेंशियोमीटर से मेजर नहीं किया सकता। इफ द वैल्यू ऑफ E इज, अच्छा इस E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि उसको इससे मेजर ना किया जा सके। तो ठीक है, इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है E और B के बीच के, अगर इसका ईएमएफ उससे ज्यादा हुआ तो नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे कम का ही पोटेंशियल ड्रॉप को ये बैटरी से बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज अगर इस बैटरी की ईएमएफ ज्यादा है इससे क्या, इसके पोटेंशियल ड्रॉप से, ए बी पोटेंशियल ड्रॉप से, तो आप किसी भी हाल में इस ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकते। ए बी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, दैट इज आई इंटू करंट कितना 1 एम्पियर, करंट है 1 एम्पियर, और इस ए बी का रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, दैट इज 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट से ज्यादा को तो मेजर नहीं कर सकते, तो ग्रेटर देन 9 वोल्ट। तो आंसर इज सी पार्ट। ओके ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।